हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इन क्वेश्चनों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, बिना कुछ समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम उत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड, आपको बता दें, पश्चिम उत्तर भारत में सोहना नदी के किनारे पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा। उस समय पे वो लोग पत्थरों पे ऐसी चित्रकारियाँ किया करते थे, इसलिए उस समय के टाइम को पाषाण काल कहा जाता है। इसलिए ये सोहना नदी के तट पर मिले हैं ये निशान, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ था? मतलब ज्ञानी मानव इस धरती पर कब पैदा हुए थे? तो फ्रेंड, आपको बता दें, ज्ञानी मानव इस धरती पर 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले पैदा हुए थे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धरती पर 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले आए थे। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड, आपको बता दें, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, खेती का मतलब जो हमें सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग किया था। तांबे का सबसे पहले यूज किया था हड़प्पा के सभ्यता के लोगों ने, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, आपको बता दें, भारत में जो भी पूरा पाषाण काल के औजार मिले थे वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किए थे, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्रूस फूट। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, आपको बता दें, जो पुराने आहत सिक्के होते हैं उनको साहित्य में कारसापण कहा जाता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल खोजे गए? तो फ्रेंड, आपको बता दें, आज़ादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड, आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के अंदर एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। इस स्नानागार में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्नान किया करते थे। ये बहुत बड़ा होता था, मतलब आज से 8,000 साल पहले वहाँ के लोग स्विमिंग पूल जैसा मतलब बना दिया था, इसी में ही वो लोग स्नान करते थे। एक कुंड टाइप का बना हुआ है ये, इसमें वो लोग स्नान किया करते थे, और ये जगह मोहनजोदड़ो के अंदर थी। और आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो इस वक्त पाकिस्तान में स्थित है, तो इसलिए हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सबसे अधिक प्रचलित थी? मतलब किस भाषा में वो लिखते थे, उस लिखने की भाषा को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड, आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कोई भी भाषा नहीं जानते थे। वो सिर्फ एक ही भाषा जानते थे, भाव चित्रात्मक। मतलब वो अपने मन के जो भी भाव होते थे उनके, एक मतलब चट्टान की गुफा के अंदर वो चित्र बना के उसको दर्शाते थे, इसलिए इस लिपि को भाव चित्रात्मक बोला जाता है।
आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले चावल की खेती कहाँ पर की थी? तो फ्रेंड आपको बता दूँ, ये उन्होंने लोथल में की थी। लोथल में ही सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और आपको बता दूँ, लोथल इस वक्त गुजरात में मौजूद है, इसलिए हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड आपको ये बता दूं कि मेसोपोटामिया होता क्या है। तो फ्रेंड, जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता इंडिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, उसी प्रकार मेसोपोटामिया चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो चीन की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता को उन लोगों ने मेलू शब्द का यूज किया था, मेलू बोलते थे उसको, इसलिए इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अब टेराकोटा बहुत सी जगहों, आजकल भी बहुत सी जगहों में मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को टेराकोटा बोला जाता है, जैसे टेराकोटा के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियाँ, इसलिए इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिलता है? तो फ्रेंड, किलेबंदी मतलब पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग अपने राज्य को चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारें लगा के पूरे किले को बंद कर देते थे। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी एक स्थान ऐसा था जहाँ पर पूरी तरह किलेबंदी थी। हो सकता है वहाँ पर भी किसी राजा का राज होता होगा उस ज़माने पर, इसलिए वो जगह थी कालीबंगा। इसलिए हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कालीबंगा में ही पूरी तरह से किलेबंदी का प्रमाण मिलता है, इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस ग्रंथ में भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड आपको बता दूं, भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना एक ग्रंथ है जिसे महर्षि पाणिनि ने लिखा है। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड आपको बता दूं, विष्णु पुराण जो है उसमें मौर्य वंश के संबंध में ज़्यादा ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। अब फ्रेंड आपको बता दूं, विष्णु पुराण 18 पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण है और ये बहुत ही सबसे पुराना पुराण भी माना जाता है इसे। और इसकी रचना श्री पराशर ऋषि ने की थी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी होते थे राजा के, उनको रत्तिनन बोला जाता था, इसलिए इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? तो फ्रेंड आपको बता दूं, राजा को जो लोग सलाह देते थे उन लोगों को सभा बोला जाता था और समिति भी बोला जाता था उन्हें, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था सभा या समिति होती थी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? मतलब जहाँ जिस भूमि में जानवर चारा चुगते थे उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ली बोला जाता था, इसलिए इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड आपको बता दूं, दशराज युद्ध को 10 राजाओं के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है, इसलिए इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो फ्रेंड आपको बता दूं, सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है
इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।